नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। 5 राज्यों में चुनाव भी हो गए, रिजल्ट नतीजे भी सामने आ गए और साथ ही साथ मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हो गए हैं 5 मुख्यमंत्री, यानी कि राज तिलक भी हो चुका है और अब अपने कामों में लग चुके हैं। कार्यक्रम हो रहे हैं, बैठकें हो रही हैं मुख्यमंत्री की, तमाम मुख्यमंत्री की। पर उस बीच में एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। भारत की राजनीति में विपक्ष की क्या भूमिका है और विपक्ष क्या भूमिका अदा कर रहा है जनता के लिए, वो तो महत्वपूर्ण है ही, पर साथ ही साथ जरूरी ये भी है कि उसके बाद विपक्ष ने क्या बड़ा कदम उठाया है और क्या लगातार चुनाव के बीच में उठा रहे थे। 2 बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही हैं, एक विपक्ष से जुड़ी हुई है और दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है, वकीलों से जुड़ी हुई है। किसी एक बड़े मामले को लेकर के उन्होंने संज्ञान लिया है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी, विपक्ष के अंदर खाने क्या चल रहा है। क्या 2024 की तैयारियां अभी से जोरदार तरीके से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार कॉन्फ्रेंसेस तमाम राज्यों में चल रही है, किसी एक राज्य में नहीं, तमाम राज्यों में कॉन्फ्रेंसेस चल रही है और लगातार पीसी हो रही है, बैठकें हो रही हैं बड़ी बड़ी और बड़े बड़े फैसले भी लिए जा रहे हैं। विपक्ष हमलावर है और लगातार ये कह रहा है कि हमको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी शंका है ईवीएम को लेकर के। चंद घंटों पहले बड़े नेता मध्य प्रदेश के, या फिर मैं ये कहूं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेता दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये कहा है, ट्वीट करके सीधे ट्विटर हैंडल पर ये बातें अपनी रखी है कि हम 14 राजनीतिक दल पिछले 4 महीने से चुनाव आयोग से प्रयास कर रहे हैं कि उनसे हमारी बातचीत हो, वो हमें समय दे, पर हमको समय नहीं दिया गया। उसके बाद उन्होंने कैमरे पर यह तक भी कह दिया है कि ईवीएम की जो वीवीपैट की पर्ची निकल करके सामने आती है, स्लिप निकल करके सामने आती है जब आप मतदान करने जाते होंगे, तो वो स्लिप भी हमको थमाई जाए या उस पर आगे प्रक्रिया पर काम किया जाए। उस स्लिप को लेकर के चुनाव आयोग से उनको बातचीत करनी थी उस मामले पर। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग कतई भी हमें समय नहीं दे रहा है। वहीं बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की क्या है वो मैं आपको बता देती हूं। जैसे ही मध्य प्रदेश में मतदान खत्म हुए तो मतदान के बाद शिकायतकर्ताओं की लाइन लग गई। कौन से शिकायतकर्ता? वो शिकायतकर्ता जिनको ये लग रहा था कि मतदान में, प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोलझाल रहा है, दिक्कतें हुई हैं। चुनाव आयोग के पोर्टल पर 15,000, फिर से मेंशन करूंगी कि 15,000 के करीब शिकायतें दर्ज हुई है। उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ वकील इस मामले को संज्ञान में लिए हैं और सीजेआई कोर्ट में गए हैं मेंशनिंग के लिए। तो क्या कोर्ट से भी इस मामले को लेकर के बड़ी खबर निकल करके सामने आने वाली है? क्योंकि देखिए, महत्वपूर्ण यह है, 5 राज्यों का चुनाव था, पर एक राज्य पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है, वो है मध्य प्रदेश। क्योंकि ग्राउंड पर कुछ चीजें बहुत ज्यादा अलग जा रही थी और एकदम से सारी चीजें पलट गई और कहीं ना कहीं माहौल बहुत पॉजिटिव भी दिखाई दिया है बीजेपी के लिए। उसको लेकर के विपक्ष के अंदर शंका है। महत्वपूर्ण ये भी है कि किसी और राज्य की नहीं, 15,000 शिकायतें केवल मध्य प्रदेश की हैं। सीधे आ जाते हैं मुद्दे पर, क्या विपक्ष कर रहा है, क्या बड़ी तैयारियां 2024 को लेकर के चल रही है, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है गोपाल तिवारी। तो बहुत स्वागत है गोपाल तिवारी जी आपका। बहुत सारी चीजों को लेकर के आप जाने जाते हैं कि राजनीति की जो सलाह देते हैं या बातें करते हैं, काफी तुली मुली करते हैं। तो पहला मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारियों में लग चुका है लोकसभा चुनाव की, यही कहूंगी मैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा सबसे पहले तैयारियां शुरू कर देती है और इस बार कांग्रेस का नाम सामने आ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी खबर निकल करके सामने आई है। दोनों खबरों को लेकर के क्या पहली प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? देखिए मीरा जी, आपका बहुत बहुत
मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में, इस विशेष चर्चा में बुलाया, और आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमस्कार करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो आपने अभी बात की 2-3-4 मिनट में, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि चुनाव सिर्फ जीतने और हारने की प्रक्रिया नहीं होती है। चुनाव जी आने वाले 5 साल किसी भी प्रदेश के तय करता है कि उस प्रदेश में क्या होगा। उस प्रदेश में महँगाई पर बात होगी कि नहीं होगी, रोज़गार पे बात होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे में जब मैं जनता चुने किसी को और चुन कर के कोई आ जाए, ऐसे में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि ये कैसे हुआ? क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में धरातल पे 2 ढाई महीने तक लगातार था। आप भी शायद, मुझे जी लगता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वक़्त आपने इस चुनाव में दिया है। कई सारे चैनल थे। बिल्कुल तो ज़मीनी हकीकत, धरातल पर रुझान क्या थे, ये पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश भी जानता है। लेकिन रिजल्ट क्या निकल कर के आए, ये भी हमारे सबके सामने है। तो धरातल की जो हकीकत थी, धरातल के जो रुझान थे और जो रिजल्ट निकल कर के आए, उसमें जो ज़मीन आसमान का अंतर जो है, वो अंतर जनता के दिल में खटक रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता आज इस बात को बहुत दुखी मन के साथ देख रही है सारी चीज़ों को, कि मैंने तो अपना मत कांग्रेस को दिया था, मैंने अपना आशीर्वाद कांग्रेस को दिया था, लेकिन ये अचानक से क्या हुआ? जी इतनी प्रचंड लोकप्रियता जब भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी पूरे देश में, मोदी जी का वर्चस्व बढ़ा पूरे देश में, तब भी मध्य प्रदेश में इतनी सीटें कभी नहीं आई, जितनी सीटें इस बार आई। और कई सारी सीटें तो ये ऐसी जीत गए, जहां जीतने के कोई चांस ही नहीं थे। जैसे मान लीजिए, मैं किसी विधानसभा का चुनाव लड़ता हूँ किसी विधानसभा में, और जी अगर चुनाव मुझे हारना है, तो मेरे हारने की कोई वजह होनी चाहिए कि मैं अच्छा बोलता नहीं हूँ, मैं जनता से कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ, मैंने जनता का काम नहीं किया है, या मेरी छवि अच्छी नहीं है, या मैं बाहुबली हूँ, या फिर पैसे की दम पर वोट खरीद, कोई तो रीजन हो। कई सारी सीटें ऐसी थी, कई सारी विधानसभा में ऐसी हारे हैं, जहां हारने का कोई रीजन ही नहीं था। जी गिरिराज सिंह ने और साथ ही साथ और तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी ये बात कही है कि जब विपक्ष को हार का मुंह मिलता है तो कहीं ना कहीं वो एक ईवीएम उनके पास एक ऐसा बचा कुचा माध्यम है जिसको लेकर के वो चाहते हैं अपने आप को रिवाइव करना। तो कहीं ना कहीं आप वही कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, या फिर कैसे आप समझाना चाहते हैं जिस तरीके से देखिए, उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है दिग्विजय सिंह ने कि 4 महीने पहले से हम ये कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं हमारी चुनाव आयोग से मुलाकात हो, और जो हमारी शंकाएं हैं, जो चीज हम कह रहे हैं, इस बीच में बहुत सारी चीजें हमें ऐसी भी देखने के लिए मिली हैं कि बालाघाट में कांग्रेस के तमाम नेता पहुंच गए, और साथ ही साथ उज्जैन में तमाम ऐसी वीडियोस पाई गई। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने उस चीज को वहां पर देखा है, जाना है, उन चीजों को लेकर के भी, और साथ ही साथ जो बीजेपी नेता बयान दे रहे हैं उनको लेकर, दोनों चीजों को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के जब वोट खुलते हैं, तो बैलेट के जब मत जी खुलते हैं, उस पे कांग्रेस 199 सीटों पर न केवल बढ़त बल्कि जीत हासिल करती है। और जब ईवीएम जी के मत खुलते हैं, तो कांग्रेस बहुत पीछे चली जाती है। जबकि किसी भी प्रदेश के वोट खुलते हैं और ईवीएम के मतों जी के बीच ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। इसीलिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने 230 जो बैलेट से मत खुले, उनको सार्वजनिक किया है कि देखिए कैसे बिल्कुल हमने यहाँ बढ़त बनाई है, और ईवीएम लिस्ट के जो जारी मत की है उनमें उन्होंने किस पूरी। तरीके से हम पिछड़ गए हैं। इसका मतलब कि यहाँ गड़बड़ नहीं है, या हाँ, इसका मतलब यह है कि यहाँ गड़बड़ नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा गड़बड़ है। ईवीएम में जो अपना वोट डालते हैं, तो उसकी एक स्लिप जी निकलती है वीवीपैट की, वो स्लिप हमारे जी हाथ में हमको दी जाए, और उसको हम एक पेटी में डालें। तो जब काउंटिंग जी हो, तो काउंटिंग के साथ में यदि कहीं गड़बड़ हो, ताकि उस स्लिप के आधार में उसको मैच कर सकें। और इतनी सी अगर हम बात निर्वाचन आयोग से कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं, और वो हमको टाइम नहीं देना चाहते, विपक्षी दल लगातार टाइम मांग रहे हैं, टाइम देना नहीं चाहते, बात को सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम्म ये है कि गड़बड़ है, और उस गड़बड़ में तुम हम्म सुधार नहीं करना चाहते हो। सुधार इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि अगर इसका भांडा फूटा, तो नरेंद्र मोदी की जो गारंटी का जो सफोका चल रहा है पूरे देश में, उसका भांडा फूट जाएगा। नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता, झूठी सस्ती लोकप्रियता जो चल रही है, उस लोकप्रियता पर एक डेंट लगेगा, एक चोट लगेगी। इसलिए आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते हो। तो सुप्रीम कोर्ट तक जो राघव मामला चड्ढा ने पहुंचा है, संसद में एक चीज कही कि जितना जरूरी ये है कि निष्पक्षता से मतदान हो, उससे ज्यादा कहीं जरूरी ये भी है कि वो निष्पक्षता जनता को भी दिखे।
कि किस निष्पक्षता से चुनाव हुआ है या फिर ईवीएम की मशीन पर विश्वास किया जाए। वहीं अखिलेश यादव भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जहां से इन ईवीएम मशीन की शुरुआत हुई वहां तो बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहे हैं, पर हमारे देश में इसको इतनी प्राथमिकता दी गई है कि तमाम चुनाव आयोग हो या फिर कोई और हो, वो मानने को तैयार नहीं है या फिर उनको क्या दिक्कत है अगर बैलेट पेपर की शुरुआत देश में हो जाएगी। अखिलेश यादव के कुछ ऐसे मिलते जुलते बयान सामने आए हैं और उसको दिग्विजय सिंह ने भी कोट किया है, जबकि दोनों में ही कहीं ना कहीं मैं ये कहूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मध्य प्रदेश में बहुत मतभेद रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पर मेंशन करूं मनभेद रहे हैं। जी देखिए, एक विपक्षी नेता होने के तौर पर वो अपनी शंका जो जाहिर कर रहे हैं वो जाहिर भी करनी चाहिए। और सच बात है ये कि दुनिया के बड़े से बड़े देश, अमेरिका जैसा देश जो पूरी दुनिया की सुपर पावर है, वो बैलेट से चुनाव कराता है। जापान जैसे देश, मतलब जहां टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ, जहां टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ और वहीं से विस्तार हुआ, वो बैलेट से चुनाव कराता है। हिंदुस्तान में जहां किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता सही तरीके से, व्हाट्सएप फेसबुक से अलावा और यूट्यूब, इससे 3 चीजों के अलावा चौथी चीज चलानी नहीं आती है, आप यहाँ ईवीएम से चुनाव करा रहे हो। मान लीजिए कि जब जनता का अविश्वास बढ़ता जा रहा है, जनता को विश्वास नहीं हो रहा है, उसे लगता है कि मैंने वोट किसी को दिया और जीत करके कोई आ गया, तो आपको फिर क्या दिक्कत है? अगर जनता कह रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं, तो आप मत कराइए ईवीएम से चुनाव, आप बैलेट से चुनाव कराइए, क्या दिक्कत है? लेकिन जब जनता के मन में उठ रहे हैं सवालों का जवाब कोई न दे रहा हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर मैं तानाशाही कहूं, या फिर मैं लोकतंत्र की हत्या कहूं, या निर्वाचन का दुरुपयोग कहूं, निर्वाचन आयोग का दुरुपयोग कहूं, या निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर मैं सवाल खड़ा करूं, तो सवाल तुम्हारे सब सच हो रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बात को सब जानते हैं कि जो भी चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा गया वो शिवराज सिंह के चेहरे पर लड़ा गया। ये नरेंद्र मोदी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। झूठी बाबाई वो ले ले वो अलग बात है, लेकिन उनका भी दिल गवाही इस बात की नहीं दे रहा होगा कि हमारा तो कुछ था ही नहीं, यहाँ चुनाव तो शिवराज के चेहरे पर लड़ा गया। और इसीलिए इस बीच में शिवराज जी काफी भावुक होते हुए भी दिखाई देते हैं। उन्होंने चुनाव लड़ा जाता है, बोला जनता कि मंच से उन्होंने बोला कि टाइगर अभी जिंदा है, इसको लेकर के भी कुछ कहना चाहते हैं। उनका ये बयान बहुत वायरल हो रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता जब अपना संपूर्ण जीवन एक पार्टी के लिए समर्पित कर देता हो और अचानक से एक अलोकतांत्रिक पार्टी का एक डरा हुआ तानाशाह आपको एक हुक्म पर घर भेज देता हो, आपको निष्क्रियता का एहसास करवाता हो, तो उसके खिलाफ आपको बिल्कुल फूंकना चाहिए। ये मैं शिवराज सिंह चौहान से कहना चाहता हूं। आपको अपनी वर्चस्व, अपनी अस्तित्व की लड़ाई को ऐसे अचानक से खत्म नहीं कर देना चाहिए, आपको बिल्कुल फूंकना चाहिए। रही बात, देखिए किसी भी प्रदेश में जब जनता के विश्वास पर कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, ऐसा बयान दिया गया है कि टाइगर अभी जिंदा है। भाजपा और आला कमान ये याद रखे कि मैं शिवराज सिंह चौहान हूं। शिवराज सिंह चौहान की बगावत बिल्कुल खुलेआम है, उन्होंने कह दी। उन्होंने इतना भी कह दिया था, इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया, अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मर जाना पसंद करूंगा। तो बगावत वो लगातार कर रहे हैं। अब वो बगावत किस लेवल तक लेकर के जाएंगे ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी जब जनता के विश्वास पर, संविधान के मूल्यों को ध्यान पर रख करके चुनाव लड़ती है, तो वो जनता के मनपसंद जनप्रतिनिधि का चुनाव करती है, मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो रबर स्टैंप चुने हैं, कठपुतलियां चुनी है। राजा को इतना डर लगता है कि अगर किसी नेता को चुन लिया हमने, तो नेता कल को आंख दिखाएगा। इसीलिए जितने नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी की ही तर्ज पर फिर एक बार वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के एक पीढ़ी का अंत कर दिया नरेंद्र मोदी ने। वसुंधरा राजे, रमन सिंह, शिवराज सिंह। तो आपने चुना किसे? आपने राजस्थान में एक ऐसे मुख्यमंत्री को, भविष्य आगे दिखा दिया हो गोपाल जी, भविष्य आगे भी तो दिखा सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे दुष्यंत जी का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बातें रखी हूं कि भाई आगे आपके बेटे को भी मौका दिया जा सकता है। नहीं, साल देखिए वो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे वसुंधरा राजे को साइड लाइन करने, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। अभी देखिए दिक्कत कहाँ है,
मैं ऐसा नहीं है जी कि किसी नए इंसान को मौका मिले, कोई नया इंसान मुख्यमंत्री बने, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, जैसे जस्ट ने गोपाल शर्मा को, वो एक विधानसभा के अलावा दूसरी विधानसभा नहीं जानते हैं। एक विधानसभा की क्या हालत है, क्या क्या उसमें समस्या परेशानी, उसके अलावा आप दूसरी विधानसभा तक आप गए नहीं है, आपको प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो आप नए आदमी को बनाइए। इनफैक्ट ऐसे आदमी को बनाइए जिसको प्रदेश की जानकारी हो। आपने मध्य प्रदेश में अच्छा, जिसे यहाँ पर बनाया, मैं एक आखिरी उसने अपनी बीवी और सवाल ले अपनी रही बेटी हूँ। के लिए उज्जैन में जी जबरदस्ती जी, जमीन कब्जा की थी। मैं यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को चुनती है जो पहली बार विधायक बन के आया हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने कार्यकर्ताओं को ये एहसास दिलाना चाहती है कि भाई एक अदना सा कार्यकर्ता भी कब अपनी काबिलियत के दम पर ऊपर चला जाए। तो ये भी चीजें हो सकती है। साथ में जो उन्होंने समीकरण बनाए हैं कि छत्तीसगढ़ में वो एक आदिवासी से जुड़ा हुआ चेहरा रखते हैं, राजस्थान में वो सामान्य वर्ग को खुश करने की कोशिश करते हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आ जाए तो ओबीसी समाज को साधने की कोशिश करते हैं, जो लगातार कांग्रेस करती आ रही है, अपने बयानों से ये बताती आ रही है कि भैया ओबीसी जाग जाए, 55% ओबीसी है। तो ये राजनीति ऐसा तो नहीं कि भाजपा समझ गई हो कांग्रेस की और उसको पूरी तरीके से भुनाने में लग चुकी है और आप पीछे रह गए। आपने स्ट्रेटेजी तो बनाई, आप स्ट्रेटेजी मेकर तो रहे, पर आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर पहुंच गए। देखिए मीरा जी, मैं नेताओं को उनके अधिकार देने की बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस जी नेताओं को उनके अधिकार देने की बात नहीं करती है। कांग्रेस मेन स्ट्रक्चर के अंदर कितने लोगों को उनके हक और अधिकार का जो है वो मौका मिल रहा है, कितना समानता का अधिकार उनको मिल रहा है, हम उसकी बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इन्होंने जिस ओबीसी समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया है, उसने अपनी बीबी और बेटी के लिए जबरन उज्जैन में जमीन कब्जा की थी। शिवराज सिंह चौहान ने जब इसका आरोप लगाए, यहाँ मामला पर वो खुल करके आया मेंशन तो कर दूं, शिवराज उन सिंह पर चौहान आरोप ने लगाएंगे। मुख्यमंत्री रहते हुए वो जमीन वापस छीनी इनसे। महाभ्रष्ट और करप्ट आदमी है। पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि वो एक आरोप लगा है। जी, आरोप नहीं, साक्ष्य निकल करके आए थे, आरोप नहीं थे। आरोप नहीं थे, वो साक्ष्य निकल करके आए थे। शिवराज सिंह चौहान ने वापस उस जमीन को उनसे लिया था। आरोप लगते हैं जब अफवाह उड़ती है, और जब अफवाह हकीकत होती है तो फिर वो अफवाह होते हैं। तो ये सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो तो अब अभी मैं, मेरा इन्होंने क्या आखिरी किया सवाल है, आपसे यही अभी है, इन्होंने पूरा मामला 2024 सेंट्रलाइज की करने की तैयारी कोशिश। क्या है बड़ी? मुझे थोड़ा सा बस 2 लाइनों में इसको जरूर समझाएं कि पूरे विपक्ष की क्या तैयारी है, क्योंकि एक ही नहीं हो पा रहा है, बातों से सहमत ही नहीं है। मैं आपको भविष्य दर्शन करा रहा हूँ, थोड़े से ध्यान जी से जी, सुनना हमारी बात बिल्कुल कर को। रहा है, सही है। मैं कह रहा हूँ कि 2003 में हम सेमीफाइनल हारे और फाइनल जीते और जी कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाया। 2018 में हम सेमीफाइनल जीते और फाइनल हारे, और निश्चित तौर पर 2023 में जब हम सेमीफाइनल हारे हैं तो फाइनल हम ही जीतेंगे और प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन का बनेगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ। चलिए, इन बातों में कितनी सच्चाई है ये फिर से मुलाकात जब करेंगे। 2024 के बीच में अभी बहुत समय बाकी है और तमाम मुद्दों पर चर्चा होती रहेगी, पर आपने अपनी बातों को बड़ा सटीक तरीके से रखा, जनता को कहीं ना कहीं अपनी बातें आगे तक पहुंचाई हैं, एक विपक्ष की भूमिका में होने के नाते। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही फिर से मिलेंगे तमाम नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।